नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो कल हमने आपको पढ़ाया था आपने वो सारा का सारा अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है जी। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल सी है अगर आप लोगों को पहाड़े आते हैं तो। ठीक है, उसके बीच में जो है वो थ्योरम यूज होती है, उस थ्योरम को देखते हैं। सबसे पहले वो थ्योरम क्या है? वो थ्योरम कहती है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ये वाली थ्योरम आपको तब समझ में आएगी, उससे पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है भाज्य संख्याएं और एक होता है अभाज्य संख्याएं। दोनों की दोनों जो है वो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। पहले इसको समझते हैं, फिर मैं आपको थ्योरम का मतलब समझाऊंगा। थ्योरम का मतलब क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जो संख्याएं एक से बड़ी होती हैं, जो संख्याएं एक से बड़ी होती हैं और एक तथा अपने पहाड़े पर कटती हैं, एक तथा अपने पहाड़े पर कटती हैं। ठीक है, वो सारी संख्याएं जो एक से बड़ी होती हैं, एक या अपने पहाड़े पे कटती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए हमने आपसे बोला 2। अगर आप 2 की बात करोगे तो 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से बड़ी है। ये किससे किससे भाग हो सकती है? या तो 1 से भाग होगी या तो 2 से भाग होगी, इसके अलावा तो हो नहीं सकती। जैसे मान लो हमने आपसे कह दिया 7। अगर हम 7 की बात करेंगे तो 7 जो नंबर है वो 1 से बड़ा है और हमेशा सिर्फ 7 के पहाड़े से कटेगा और 1 के पहाड़े से कटेगा, है कि नहीं है? 7 के बाद नेक्स्ट हमारे पास है 11। अगर मैं 11 की बात करूंगा तो जो 11 है वो तो 11 से कटेगा या फिर वो 1 से कटेगा, ऐसा ही तो है ना। तो इसका मतलब जो 11 है वो भी क्या है? वो भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही इसको अगर मैं 13 की बात करूंगा तो 13 भी अभाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर मैं 17 की बात करूंगा तो 17 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर मान लो मैंने बात किया 15 का और मैंने आपसे पूछा बताओ भाज्य है कि नहीं, अभाज्य है कि नहीं है, तो आपने देखा जो 15 है वो 1 से भी कटता है, वो 3 से भी कटता है, वो 5 से भी कटता है, वो 15 से भी कटता है ना। तो कहने का मतलब ये तो 2 और पहाड़ों से भी जाता है। तो अगर ये 2 और पहाड़ों से जाता है तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब जो ये वाली संख्या है वो कौन सी संख्या है? वो भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं में आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं कहते हैं हमको। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हमने लिख दिया क्या? 24 को लिख दिया। अब 24 जो है उस कौन कौन से पहाड़ों पे जाता है? एक तो 1 से जाता है, एक 2 से जाता है, 3 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 6 चौका 24 होता है, 8 तिया 24 होता है, 12 दूनी 24 होएगा और जो 24 है वो 24 से तो जाएगा। तो कहने का मतलब 24 के और भी गुणनखंड हो सकते हैं। कौन कौन से? 2, 3, 4, 6, 8, 12। तो कहने का मतलब जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हैं वो कौन है? भाज्य संख्या है। समझ में आ गया? यहां से एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज नोट करके जानी है, जो एक है ना, एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो एक होता है ना, एक ना तो वो भाज्य संख्या है और ना ही वो अभाज्य संख्या है। तो क्या है? पता नहीं, ऐसे ही पढ़ा रहने दो। तो कभी भी आपसे एक के बारे में बात नहीं करेगा। अगर आपसे एक के बारे में पूछेगा तो आप सीधा सीधा कह देंगे कि सर जो एक है ना तो वो भाज्य है और ना ही वो क्या है? अभाज्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको भाज्य अभाज्य के बारे में मतलब समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभाज्य संख्याएं वो होती है जो 1 से बड़ी होती है, अपने पहाड़े पे और 1 के पहाड़े पे कटती है। वो सारी अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 है ना,
उसके बाद हमारे पास अगला क्या है, भाज्य संख्या। ये वो संख्याएं हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या आप कह सकते हो जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती वो क्या होती है, भाज्य होती है। जैसे हमने आपको करके दिखाया 24, तो 24 के 1 2 3 4 6 8 12 24 इतने सारे गुणनखंड है। और अगर इतने सारे गुणनखंड है तो इसका मतलब 24 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब 24 को छोड़ो, 24 के अलावा और एग्जांपल ले लो। हमने 12 का एग्जांपल ले लिया, हमने 15 का एग्जांपल ले लिया, हमने 18 का एग्जांपल ले लिया, 21 का ले लिया, 24 का ले लिया, 36 का ले लिया। ये सारे वो नंबर हैं जो क्या है, भाज्य संख्या है। फिर हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जो 1 होती है ना तो वो भाज्य संख्या है और ना ही वो अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया? चलिए अब हम प्रमेय की तरफ चलते हैं। प्रमेय क्या था? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब समझाता हूं, देखो मैं आपको। हमने सबसे पहले एक सिंपल सा नंबर लिया 140 संख्या ले ली। अब मुझे सबसे पहले ये सोच के बताओ 140 जो है वो भाज्य है कि अभाज्य है? आप बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है, ये तो भाज्य है क्योंकि ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और भी बहुत सारे नंबर है जिनसे ये कटता है। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है। जब 2 या 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या। तो वो क्या कहता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को। अब चलते हैं, अब हम इसके टुकड़े बनाएंगे। देखो आपको मालूम है किसी भी संख्या में अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो 2 से भाग होती है। तो आपको क्या करना है, 140 को बीच में रखना है, 2 से भाग कर देना है, 2 सत्ते 14 और ये एक और काट देंगे ऊपर तो 70 आ जाएगा। तो 2 से चला गया 70 आ गया। फिर से 70 को करो। जब हम लोग 70 को लिखेंगे 2 से जाएगा 2 तिया 6 और फिर 5 से जाएगा 2 पंजे 10, तो कितना आ गया? उसके बाद हमारे पास कितना आ गया, 2 से जाएगा और फिर से हमारे पास क्या आएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है। अब जिसके लास्ट में 5 या 0 होती है वो 5 से डिविजिबल होता है, 5 से भाग होगा तो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ऐसा बन जाएगा। तो जब मैं 140 को लिखूंगा तो 140 बराबर होएगा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की शक्ति 2 गुणा 5 गुणा 7। पहली लाइन का मतलब समझिए, किसी भी भाज्य संख्या को, तो 140 भाज्य संख्या थी, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। 140 को मैंने लिखा ना, क्या लिखा, 2 गुना 5 गुना 7। अब आप देखो ये जो 2 है ये भाज्य संख्या है, ये जो 5 है ये भी भाज्य संख्या है और जो ये 7 है ये भी भाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब है अगर हमारे पास एक भाज्य संख्या दे रखी है तो उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब अगर मेरे पास कोई भाज्य संख्या है तो मैं इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकता हूं। दूसरी चीज, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब है, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब यह है कि अगर मैं इसके टुकड़े बनाऊंगा तो 2 2 5 और 7 बनेंगे, आप बनाएंगे तो भी 2 2 5 7 बनेंगे, कोई तीसरा बंदा बनाएगा तो भी 2 2 5 7 बनेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया तो कुछ हो रहा है या आपने बनाया तो कुछ हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना होगा। इसी लिखा है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब पत्थर की लकीर है, एक बार जो आ गया आगे तक वही चलता रहेगा। समझ में आ गया? आगे, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। कोई बंदा कहता है सर जी मैंने तो पहले तो 5 से काटूंगा, फिर 2 बार 2 से काटूंगा, फिर 7 से काटूंगा, या फिर वो बोलता है कि मैं इसको लिखूंगा 7 गुना 2 की शक्ति 2 गुना 5, या फिर बोलता है मैं इसको लिखूंगा 5 गुना 7 गुना 2 की शक्ति 2। तो जो ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें सेम है। कहने का मतलब इन वाले संख्याओं को हम लोग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है। तो 5 गुना 2 की शक्ति 2 गुना 7, या फिर आप लिखो 7 गुना 2 की शक्ति 2 गुना 5, और या फिर आप लिखो 5 गुना 7 गुना 2 की शक्ति 2, एक ही बात है। तो कहने का मतलब किसी भी एक भाज्य संख्याओं को
अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित करके उनके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये जो गुणनखंडन हम लोग करते हैं ये अद्वितीय होता है। इसके बीच में अभाज्य संख्याओं को आगे पीछे कैसे मर्जी करके लिख लो, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसको फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, सारा का सारा आपको एज इट इज लिखना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है, जैसे अभी अभी पहला पार्ट हमने आपको करके दिखाया था। 140 जो है वो हमारे पास क्या है, एक भाज्य संख्या है जिसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 140 वाला भी हमने किया था। अगला हमारा है 156 है ना, 156। तो हमने यहां पे लिख लिया 156। अब 156 के टुकड़े तोड़ने हैं, आप खुद देख सकते हो। जिसके लास्ट में 6 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है, 0 आता है, 2 से भाग होता है। तो आप ऐसा करो, आप इसको ना 2 से भाग करके देख लो। 156 को 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। तो कट गया पूरा का पूरा। कितना आ गया, पूरा का पूरा आ गया 78। और फिर 2 से कटेगा, जब ये 2 से कटेगा तो आप इसको लिख सकते हो 78। तो ये आएगा 2 तिया 6, उसके बाद 2 निमे 18, कट गया पूरा का पूरा। तो किससे गया, 39 से। फिर 2 से जाएगा तो 39 आ जाएगा। अच्छा, इतना आसान है। फिर देखो 3 और 9, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूंगा, दोनों अंकों को जोड़ दूंगा तो 12 आएगा। और 12 3 से भाग होता है, इसलिए ये वाला नंबर भी 3 से भाग होगा। तो हमने क्या किया, 39 को 3 से भाग कर दिया। तो 3 एकम 3, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, ये पूरा का पूरा कट गया। तो कितना आ गया, हमारे पास आ गया 13। तो 3 से जाएगा तो हमारे पास 13 आ जाएगा। अब ये 13 के पहाड़े पे जाएगा तो 13 एकम कितना आएगा, 13। ऐसा बन जाएगा। तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा में 13। आपका मन करे तो आप इसको यहां छोड़ सकते हो। थोड़ा सा और अच्छा लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की शक्ति 2 गुणा में 3 गुणा में 13। तो अब देखो 156 भाज्य संख्या था, उसको हमने 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। तो किसी भी एक भाज्य संख्या को हम लोगों ने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर दिया है। समझ में आ गया आप लोगों को, बिल्कुल आसान है। तीसरे वाला पार्ट फटाफट से वीडियो को रोक के अपने आप करने की कोशिश करो। ये समझ में आ गया ना, आगे चलते देखो तीसरे पार्ट की तरफ। जो तीसरे वाला पार्ट है वो आपको अपने आप से करना है, वीडियो को रोक दो और उसके बाद अपने आप से करके देखो, ठीक है ना। चले अभी देखो तीसरा पार्ट जो हमारे पास है, तीसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, उसने लिखा है 3825, ऐसा ही है। तो चलिए 3825 को कटगड़े में खड़ा किया जाए, कर दिया। अब गवाही बुलाओ फटाफट, किससे डिवाइड होगा, जिसके लास्ट में 05 होता है वो 5 से जाता है। या इनको जोड़ के देख लो, 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18। तो इसका 18 है, 3 से भाग होता है तो इसलिए 3 से हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले 3 गवाही देने आया और 3 ने क्या किया, 3 ने इसको डिवाइड किया। हमने इसको लिखा 3825, इसको लिखेंगे 3 एकम 3, ऊपर से 8 आएगा, 3 दूनी 6, ऊपर से 2 उतारेंगे, 3 सत्ते 21, ऊपर से जाएगा तो 5 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 1275। तो हमने इसको लिख दिया 1275। ठीक है, उसके बाद 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15। 15 फिर से 3 से भाग होता है तो 3 से कर दो। जब 3 से आप इसको भाग करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1275 को हमने यहां रखा, 3 से भाग करा तो 3 चौके 12, फिर लिखेंगे 3 दूनी 6 और फिर लिखेंगे 3 पंजे 15। ये तो पूरा का पूरा कट गया 3 से, है ना। तो जब आपने इसको 3 से काटा तो ये आ गया 425। अब आप इसको करके देखो, 4 और 2 6 और 5 11, अब तो नहीं जाता 3 से। फिर किससे जाएगा, 5 से, क्योंकि इसके लास्ट में 5 लिखा हुआ है। तो 425 को जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 5 8 40 और मैं इसको लिखूंगा 5 5 25। तो ये तो पूरा कट गया, कितना आ गया 85। तो हमने इसको लिखा 5 से जाएगा और यहां लिखेंगे तो 85 आ जाएगा। फिर 85 को 5 से करेंगे, जब 85 को 5 से करेंगे तो 5 एकम 5
उसके बाद 5 सत्ते 35, तो ये तो पूरा पूरा कट गया, 17 आ गया। तो हमने 5 से किया, ये हमारे पास 17 आ गया। 17 को लिखेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3825 बराबर है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो ये बराबर होगा 3 की शक्ति 2, 5 की शक्ति 2 गुना 17। अब आप देखो 3825 क्या था? भाज्य संख्या। 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 क्या है? अभाज्य संख्या। 17 भी क्या है? अभाज्य संख्या। तो किसी एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? हो जाएगा, आसान है यार, कुछ नहीं है, क्या है, डिवाइड करते जा रहे, खेलते जाओ। आगे चलो नेक्स्ट के ऊपर, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आप लोगों से क्या कहता है, फोर्थ पार्ट करके देखो अपने आप से। जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को देखिए कैसे करना है, बिल्कुल आसान सी चीज है। फोर्थ पार्ट देखो क्या है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या लिखा है 5005, इसको तोड़ना हम लोगों को। लो भी कटघरे में इसको खड़ा कर दिया। अब मेरे को बताओ सबसे पहले गवाही देने कौन आएगा, किससे भाग होगा ये? देखो इसके लास्ट में 2 4 6 8 0 तो है नहीं, तो 2 से तो होता नहीं। 5 और 5 से जोड़ूंगा तो 10 आएगा, 3 से भाग भी नहीं होगा, तो अब तो एक ही चीज बची, 5 5 से भाग कर दो। जब इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ऐसा हो जाएगा। अभी देखो ये ना तो 2 से भाग होता, ना ये 3 से भाग होता, ना ये 5 से भाग होता। अब किससे भाग होगा? 6 से करके देखो, 6 एकम 6 सिकु सिकु 36, ठीक है, और जाएगा नहीं पूरा 6 से भी। 7 से करके देखो, 7 से जाता है कि नहीं जाता। हमने क्या किया, 1001 को 7 से भाग किया, 7 एकम 7, उसको लिखेंगे 7 चौके 28, फिर लिखेंगे 7 तिया 21, बिल्कुल जी पूरा पूरा 7 से कट रहा है। तो हमने यहां लिख दिया 7 से, तुम्हारे पास आएगा 143, कोई दिक्कत नहीं। 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से करके देखो। जब हमने इसको 11 से करके देखा तो हमारे पास आएगा 11 एकम 11, फिर 11 तिया 33, ये तो पूरा का पूरा निबड़ गया, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको लिखा 11 से, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13 से जाएगा तो 13 एकम 13 आ जाएगा, ऐसा बनेगा। अरे क्या करें, तो थोड़ी चला रहे हैं यार, गुणनखंड ही तो कर रहे हैं। देखो 5005 बराबर क्या आएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, और ये भी अभाज्य है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, 5वां पार्ट रह गया, फटाफट से कोशिश करो अपने आप से। 5वां पार्ट देखो कैसे करेंगे, और ये बताओ किससे भाग होगा 5वें वाला पार्ट। 5वें वाला देखो क्या है, 5वें वाले पार्ट में जो हमारे पास है वो लिखा है 7429, 7429। ठीक है, क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और कटघरे में खड़ा कर देंगे। बड़े सारे जुर्म कर रखे हैं, एक एक आगे गवाही देगा। देखो अभी इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 तो है नहीं, तो 2 से तो जाएगा नहीं। 9 और 2 11 और 4 15 और 7 कितना हो गया 21, 15 7 22, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा। 7 से करके देखते हैं। अगर मैं इसको 7 से करके देखूंगा तो 7 एकम 7, फिर ऊपर से ना जाने की 0, फिर 2 उतारेंगे, 7 छिके 42, 9, 7 एकम 7, भैया जी 7 से तो गया नहीं। 7 के बाद 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से तो वैसे नहीं जाता। 11 से करके देखो, तो जब हम लोग इसको 11 से करके देखेंगे तो क्या आएगा, 7 4 2 9। तो जब 11 से करेंगे तो 11 छिके 66, 14 में से 6 गया 8, 11 सत्ते 77, 39, 11 तिया 33, भैया जी 11 से भी जवाब देगा, बोला 11 से भी नहीं जाऊंगा। अब 13 से करके देखते हैं। जब हम लोग इसको 13 से भाग करके देखेंगे, 7 4 2 9, 13 से, 13 चौके 13 पंजे 65, 14 में से 5 गया 9, 13 सत्ते 91, फिर उसके बाद क्या आएगा, 13 एकम 13, तो 6 बच गया, ये तो 13 से भी नहीं जाता। 14 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, 16 से भी जाएगा। 17 से करके देखते हैं। जब हम इसको 17 से जाएगा तो क्या बनेगा, 17 चौके 68, ठीक है, 14 में से 8 गया 6 0 2, 17 तिया 51, 17 तिया आ गया 51, 1 1 9,
17 सत्ते 119, भैया जी पूरा पूरा चला गया। ठीक है, तो हमने इसको 17 से काटा, हमारे पास आ गया 437। अब 437 जो है दोबारा 17 से तो जाता नहीं, 18 से भी नहीं जाएगा, 19 से करके देखो। जब 437 को 19 से करके देखेंगे तो 19 दूनी 38, ठीक है, और 19 तिया 57, भैया जी पूरा पूरा निहत्ता गोली मार दिया, 0 आ गया है ना। 19 से करेंगे, जब 19 से करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, यहां तो 23 आ जाएगा। अच्छा, 23 तो आपको मालूम ही है क्या है, एक अभाज्य संख्या है, पूरा कट गया। तो 7429 बराबर आ गया 17 गुना में 19 और गुना में 23। तो आप देख सकते हो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो किसी भी एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणन खंडित किया जा सकता है। आगे पीछे करके लिख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यार। आप कोई भी नंबर उठा लो, हर एक को जब आप तोड़ोगे ना तो हमेशा और हमेशा अभाज्य संख्याएं ही आएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं क्या कहता है आपसे। 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बीजगणित के आधारभूत प्रमेय के ऊपर है, जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। थोड़ा सा वर्क हमने करके रखा है आपको सब समझाने के लिए। जब पेपर में सवाल आएगा तो आपको ये करके नहीं दिखाना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की शक्ति n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब है अगर मैं n की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या लगाऊंगा तो क्या 6 की शक्ति n कभी 0 से खत्म हो सकती है। जैसे n क्या है, प्राकृतिक संख्या। आपको सिखाया था पहले लेक्चर में, प्राकृतिक संख्या का मतलब है जो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 पता नहीं कहां तक जा रहा है, ये 6 की शक्ति n है। n की जगह 1 लगाएंगे तो 6 आएगा, 2 लगाऊंगा तो 36 आएगा, 3 लगाऊंगा तो 216 आएगा, 4 लगाऊंगा तो 1296 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब ये कहता है n की जगह जब मैं इनमें से कोई ना कोई नंबर लगाऊंगा तो क्या ऐसा होगा कि 6 की शक्ति n के लास्ट वाला जो डिजिट है वो 0 हो जाए, ऐसा वो पूछ रहा है। कहने वाला n की जगह मैं क्या कुछ ऐसा लगा सकता हूं जिसको लगाने से जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 0 आए, है ना। ये हमें चेक करके दिखाना है कि ऐसा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको करने से पहले हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। मैंने आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं जो सारे के सारे 0 से खत्म होते हैं। आप इसके अलावा कोई और भी ले सकते हो, जैसे 10 है, 10 0 से खत्म होता है। आपको यह भी पता है कि 10 क्या है, भाज्य संख्या है। 2 से भाग करा, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 10 बराबर 2 गुना 5। 20 के टुकड़े तोड़े 2 गुना 5। 30 के टुकड़े तोड़ेंगे 2 गुना 3 गुना 5। 40 के टुकड़े तोड़ेंगे 2 गुना 5। और 50 के टुकड़े तोड़ेंगे 2 गुना 5 गुना 5। आप इसके अलावा कोई और नंबर भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ इसके बीच में एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। आप इन सारों के सारों को ध्यान से देखो, इन पांचों के पांचों को ध्यान से देखो। जब इन पांचों को मैं ध्यान से लिखता हूं तो इसके गुणनखंडों में 2 5 2 5 2 5, ऐसे यहां पे भी 2 5, ठीक है, और यहां पे भी 2 और क्या है 5, ऐसे है ना। कहने का मतलब जब मैं इसके गुणनखंड कर रहा हूं उसके बीच में 2 और 5 तो पक्का आता है। और एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें 2 5 के अलावा भी आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से खत्म होना है तो उसके बीच में 2 और 5 का आना जरूरी है। 2 5 के अलावा कोई और आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें 3 आ रहा है, चाहे वो एक से ज्यादा बार आए, लेकिन कम से कम एक बार 2 और 5 का होना जरूरी है, तभी 10 बनेगा। किसी नंबर को 10 से गुना करेंगे तो लास्ट वाला जो स्थान होगा वो 0 होगा। समझ में आ गया। तो अब इसको देखते हैं क्या कहता है आपसे। हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है 6 की शक्ति n, ठीक है। जब मैं 6 की शक्ति n को लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 2 गुना 3 की शक्ति n। जब मैं इसको लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 2 की शक्ति n गुना 3 की शक्ति n, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 की शक्ति 9 के अभाज्य गुणनखंडों में 6 की शक्ति 9 के अभाज्य गुणनखंडों में
2 तथा 3 है, ठीक है, 2 तथा 3 विद्यमान है ना, विद्यमान बैठा है इसके बीच में, 2 और 3 इसके बीच में। बताओ क्या 5 हैगा इसके बीच में? 5 तो है नहीं, ठीक है। क्या कहते हैं? बीज गणित के आधारभूत, बीज गणित के आधारभूत आधारभूत प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार ये गुणनखंड क्या है? अद्वितीय है। ये गुणनखंड अद्वितीय है। इसका कोई मर्जी कर लो, 2 3 के अलावा कुछ आना ही नहीं है। अतः 5 इसके गुणनखंडों में विद्यमान नहीं है, 5 इसके गुणनखंडों में विद्यमान नहीं है ना। जो 5 है वो इसके गुणनखंडों में बैठा ही नहीं। तो हमने क्या कहा था? अगर 0 से खत्म होना है तो 2 और 5 का दोना जरूरी है। तो क्या लिखोगे? अतः 6 की शक्ति n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, है ना। ये तो बहुत बढ़िया है तरीका लिखने का। आपको सिर्फ ये बीच वाली लाइनें लिखनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। मैं दोबारा बताता हूं, जब मैं 6 की शक्ति n को तोड़ूंगा तो मेरे पास आएगा 2 गुना 3 की शक्ति n। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की शक्ति n, 3 की शक्ति n। इसका मतलब 6 की शक्ति 9 के भाज्य गुणनखंडों में 2 और 3 विद्यमान है। और बीज गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि ये वाला जो गुणनखंड है वो अद्वितीय है। इसका मतलब इसके बीच में कोई और प्रकट नहीं हो सकता, सिर्फ 2 ही 3 आएगा। और अगर 2 और 3 आएगा तो इसके मतलब इसके बीच में 5 नहीं है, क्योंकि जो भी चीज 0 से खत्म होती है उसके बीच में 2 और 5 का आना बहुत जरूरी है। अब इसके बीच में जो है वो 2 तो आ रहा है, लेकिन जो 5 है वो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n की जगह आप कुछ मर्जी लगा दो, कभी भी ये वाली संख्या जो है वो 0 से खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये सब समझाने के लिए था, आपको बीच वाली लाइनें लिखनी है। ठीक है जी, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी बहुत सरल है। आपसे कहते हैं व्याख्या कीजिए कि नीचे दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने लेक्चर शुरू किया था तो आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती वो भाज्य होती है। जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है ना। कहने का मतलब जो अपने और एक के अलावा किसी और पहाड़े से भी कटती है वो क्या है? वो भाज्य संख्या। ठीक है जी। अब इस सवाल को करने से पहले ना मुझे एक चीज का जवाब दो। अगर मैं आपसे पूछूं 2 गुना 3 गुना 5 ये कितनी संख्याएं हैं? 2 गुना 3 गुना 5 ये कितनी संख्याएं हैं? ठीक है, अगर आप संख्याओं की बात करोगे तो आप बोलोगे 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो अगर मैं बात करूं तो संख्या तो 1 है। और अगर मैं आपसे बात ये करूं कि ये अंक कितने लिखे थे, ये 3 अंक लिखे थे जिनको गुना करके 2 अंकों की एक संख्या मिलती है। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब अंक तो 3 है, अंक तो 3 है, लेकिन उससे संख्या कितनी बनती है? 1 बनती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखो क्या कहते हैं। इसका यूज करूंगा मैं 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13। ऐसे ही है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कितनी संख्याएं हैं तो आप मुझे फटाफट सोच के बताओ कितनी संख्याएं हैं। 7 गुना 11 गुना 13, मैं क्या करूंगा? 7 की गुना करूंगा 11 से, 11 की गुना करूंगा 13 से, तो कोई ना कोई एक नंबर निकल के आएगा। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा एक नंबर है और ये वाला एक नंबर है ना। तो कहने का मतलब कितने नंबर लिखे हैं? 2 नंबर लिखे हैं। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 13 इसके बीच में भी लिखा है और 13 इसके बीच में भी लिखा है। तो दोनों में से 13 को बाहर निकाल लो। जब मैंने दोनों में से 13 को बाहर निकाला, ठीक है, दरवाजा करो बंद। ये बताओ यहां क्या लगेगा? 7, क्योंकि यहां से तो कुछ गया नहीं। यहां क्या लिखेंगे? 11। यहां 13 था लेकिन हमने बाहर रख दिया पहरेदारी के लिए, चला गया अपनी जगह, 1 छोड़ गया।
इस वाले 13 में से बाहर जाएगा तो ये भी गायब हो जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको लिखेंगे 13, 7 की गुना 11 से करेंगे तो क्या आएगा 70, इसमें जोड़ेंगे 1 को तो ऐसा बन जाएगा। इसको लिखूंगा 77 में अगर मैं 1 को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 78 आ जाएगा। 78 के टुकड़े करके देखो, जब हम 78 के टुकड़े बनाएंगे तो आप इसको लिखोगे 2 तिया 6, 2 में 18, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से जाएगा 13 एकम 13, तो मैं इसको लिख सकता हूं 13 गुना में 2 गुना 3 गुना 13, इसको लिखूंगा 2 गुना 3 गुना 13 की शक्ति 2। अब आप मुझे ये बताओ इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है? एक तो 2 है, एक 3 है, एक 13 है, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा है। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड, जब भी अभाज्य 3 13, हाँ 13 की शक्ति 2, जब भी अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा या 2 के बराबर होते तो हम क्या कहते हैं, क्या है भाज्य संख्या। अब लिख देना यहां अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहां अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहां अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 1 2 3, 3 है। अतः यह भाज्य संख्या है, इसलिए जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या कैसी है भाज्य संख्या। अब देखो ना, ये वाला पूरा का पूरा 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, और जो ये नंबर खुद है उससे भी कटेगा, तो इतने सारे नंबरों से कट रहा है, तो इसका मतलब कैसी है भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखेंगे इसको, ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। आपको सोचना है और आपको मुझे बताना है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम पिछले वाले की तरह। अब देखो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, पूरा का पूरा एक नंबर है ना, इसका दरवाजा कर दो बंद, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है। अगर मैं इन दोनों नंबरों को ध्यान से लिखूंगा तो दोनों के बीच में 5 पक्का है, यहां पे भी 5 बैठा है और यहां पे भी 5 बैठा है, तो दोनों में से 5 को बाहर निकाल लो पहरेदारी के लिए। हमने 5 को बाहर निकाल लिया, यहां 7 गुना 6, 5 चला गया बाहर, ठीक है, उसका लिखेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसका दरवाजा हो गया बंद, प्लस इस बेचारे के घर में तो बैठा ही सिर्फ 5 था, हमने उसको भी बाहर निकाल लिया, क्या फर्क पड़ता है। हम इसकी गुना करेंगे, देखो क्या आएगा, 7 6 के कितना आएगा 42 गुना 4 3 12, 12 दूनी कितना आएगा 24, और मैं इसको लिखूंगा तो क्या आएगा प्लस का 1। अब 42 की गुना करो, जब 42 की गुना 24 से करेंगे 2 चौके 8, 4 चौके 16, 42 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4 और 8, 8 10, और ये कितना आएगा 1008, तो आप इसको लिख सकते हो 5, इसको लिखूंगा 1008 और प्लस का 1, तो 5 गुना 1009, 5 गुना 1009, समझ में आ गया। 1009 जो है अगर वो किसी से कटता है तो आप उसको काट के दिखा दो, आई थिंक वैसे नहीं कटेगा किसी से, क्योंकि ये जो है वो क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो अब आप ये देखो इस वाली संख्या के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड, एक तो 5 हो गया, एक 1009 हो गया, एक वो आएगा जो इसको दोनों को गुना करके मिलेगा, और एक तो है ही है ना। तो कहने का मतलब क्या है, आप लिखोगे इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, इसके तथा एक के अलावा, इसके तथा एक के अलावा, एक के अलावा 5 और इसके एक और इसके अलावा 2 है, अतः यह भाज्य संख्या है। इसलिए जो ये वाली संख्या है, ये वाली संख्या कैसी संख्या है भाज्य संख्या। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा है भाई। एक तो इसका भाज्य गुणनखंड 5 है, एक 1009 है, इसके अलावा क्या है एक भी होगा, और जब इस दोनों को गुना करूंगा तो 5045 भी आएगा, तो 4 गुणनखंड हो जाएंगे जो कि 2 या 2 से ज्यादा है, इसलिए जो ये वाली संख्या होगी वो भी क्या होगी भाज्य संख्या होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में बिल्कुल 2 नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगले कंसेप्ट में चलते हैं, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस एक्सरसाइज का, सबसे सिंपल, और जब तक आप लोग आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उसके बीच में एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन पक्का आता है। हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा था,
आज हम उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको निकालते कैसे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो हम आपको पढ़ाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के लिए पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही होता है, बाकी के लिए भी होता है। जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। जो एचसीएफ होता है उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अच्छा पढ़ा हुआ है, 6ठी 7वीं क्लास में आ जाता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको देखते हैं वो क्या कहता है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों धनात्मक पूर्णांकों को विभाजित करती है। मैंने क्या बोला, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों धनात्मक पूर्णांकों को विभाजित करती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास एक नंबर है क्या 12 और एक नंबर है 18। ठीक है, एक नंबर है 12 और एक नंबर क्या है 18। समझ में आता है। अब मैंने आपको ये बोला अपना 12 के ना टुकड़े बनाओ, 12 के टुकड़े बनाओ। मतलब ये देखो 12 किस किस से भाग होता है। अगर मैं देखूं तो 12 किस से भाग होता है, 1 से भाग हो जाता है, 2 से भी भाग हो जाता है, 3 से भी भाग हो जाता है, 4 से भी भाग होता है, 5 से तो होता नहीं, 6 तो नहीं 12 कट जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा 12 से। तो भाई 12 जो है वो 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 12 से भी होता है। अब बनाएंगे टुकड़े 18 के। जब हम टुकड़े 18 के बनाएंगे तो क्या आएगा, 1 से भी भाग होगा, 2 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा, 4 से तो नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाता, 6 से जाएगा, 7 से नहीं जाता, 8 से नहीं जाता, 9 से जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 14 से भी नहीं, 15 से भी नहीं, 16 से भी नहीं, 17 से भी नहीं, तो जाएगा किससे, तो जाएगा 18 से। समझ में आ गया। तो हमने ये देख लिया 12 किस किस से विभाजित हो सकता है, 18 किस किस से विभाजित हो सकता है। अब आप ये देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन है, इसलिए ऐसे कौन सी चीजें हैं जो दोनों में आती हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2 यहां बैठा है, 2 यहां भी बैठा है, तो 2 को लिख दिया। 3 यहां बैठा है, यहां भी बैठा है, तो 3 को लिख दिया। 6 यहां बैठा है, यहां पे भी बैठा है, तो 6 को लिख दिया। ठीक है, 2 को लिख दिया, 3 को लिख दिया और किसको लिख दिया, 6 को लिख दिया। 2, 3 और 6 ऐसे ही है ना। तो जो 12 है वो 2 से भाग होता है, 18 भी 2 से भाग होता है, 12 3 से भी भाग होता है, 18 भी 3 से भाग होता है। जो 12 है वो 6 से भी भाग होता है, 18 3 से भी भाग होता है। अब आपको क्या करना है, अब आप ये देखो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 6 है। तो अब आप ये लिखोगे कि जो इसका एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा। जो इसका एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। हमने देखा 12 किस किस से भाग होता था, फिर हमने ये देखा 18 किस किस से भाग होता था, फिर हमने ये निकाला दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन है ना। तो आप इसके साथ लिख लेना, आप इसके साथ लिख लेना उभयनिष्ठ। ठीक है, ये समझ में आ गया। आपको एक तरीका और भी बताएंगे जिससे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए हमने आपको क्या समझाया है ना। आप ऐसा लिख लिए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ है और जो दोनों धनात्मक पूर्णांकों को विभाजित करती है। अब देखो ना जो एचसीएफ निकला 6, ये 6 जो है वो 12 को विभाग करता है और ये जो 6 है वो 18 को विभाग करता है। करके देख लो, 12/6 करेंगे तो 2 आएगा, 18/6 करेंगे तो 3 आएगा। तो समझ में आ गया जो मैंने बताया था। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों को विभाजित करती है। ठीक है, आप कहोगे क्या सर सब में हमें ऐसे करके देखना पड़ेगा। हम आपको एक छोटा तरीका समझाएंगे, अभी सिर्फ हमने आपको इसका मतलब समझाया है। आगे चलते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। आपसे कहते हैं ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसे दोनों धनात्मक पूर्णांक विभाजित करते हैं। फर्क है, जो दोनों धनात्मक पूर्णांकों को विभाजित करती है, जिसे दोनों धनात्मक पूर्णांक विभाजित करते हैं ना। यहां पे भी लिख लेना उभयनिष्ठ, ये भी दोनों में उभयनिष्ठ होती है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक ले लिया 12 का और एक ले लिया 18 का।
अब आप क्या करोगे, 12 के टुकड़े बना, 12 का पहाड़ा लिखो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, ऐसे चलता रहेगा। अब 18 का पहाड़ा लिखो। जब हम 18 का पहाड़ा लिखते हैं तो 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90, ऐसे चलता जाएगा। तो मैंने क्या करा, 12 के पहाड़े भी लिख लिए, 18 के पहाड़े भी लिख लिए। अब आप ऐसी संख्या देखो छोटी से छोटी, ऐसी संख्या देखो छोटी से छोटी जो दोनों को, जो जिसको दोनों भाग करते हैं। जैसे देखो 12 18 अलग अलग है, 24 36 अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये दोनों में सेम है, 36 और 36। 12 के पहाड़े में तीसरे नंबर पे आता है, 18 के पहाड़े में 36 नंबर के ऊपर आता है। सही है कि नहीं है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो कहने का मतलब 36 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको 12 भी भाग करता है, 18 भी भाग करता है। इसलिए इन दोनों के दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 36 होगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे एलसीएम किसका, 12 और 18 का। तो 12 और 18 का जो एलसीएम है, तो 12 और 18 का जो एलसीएम है वो 36 आ। तो देखिए हमने आपको क्या समझाया, महत्तम समावर्तक का मतलब था ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ है और जो दोनों धनात्मक पूर्णांकों को विभाजित करती है। हमने 12 देखा किस किस से कटता है, 18 देखा किस किस से कटता है, फिर हमने ये देखा दोनों में ऐसे कौन है जो दोनों में बैठे हैं जो दोनों को विभाजित करते हैं, 2 3 6। उनमें जो सबसे बड़ी संख्या थी उसको छाट लिया, वो एचसीएफ था। फिर हमने आपको ये बताया एचसीएफ जो होता है वो ए को भी भाग करता है और बी को भी भाग करता है, ठीक है। फिर हमने सीखा एलसीएम के बारे में। हमने बोला ऐसी छोटी से छोटी संख्या उभयनिष्ठ जो दोनों धनात्मक पूर्णांकों को विभाजित कर, जो जिसे दोनों धनात्मक पूर्णांक विभाजित करता है। देखो ना, जो 36 है अगर मैं इसको 12 से भाग करूंगा तो भी कटेगा, 18 को 12 से, सॉरी 36 को 18 से भाग करेंगे तो भी कटेगा। तो कहने का जो एलसीएम होता है वो इसको भी भाग करेगा और इसको भी भाग करेगा। समझ में आ गया। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज और, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को हमेशा भाग करता है, पक्का। जो एलसीएम है, एलसीएम को एचसीएफ हमेशा भाग करता है, पक्का होगा बिल्कुल। अब देखो वहां पे एलसीएम कितना है, 36 है, यहां पे एचसीएफ कितना है, 6 है। और अगर मैं 36 को 6 से भाग करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 6। तो आप देख सकते हो कि जो एचसीएफ है वो एलसीएम को हमेशा भाग करता है। तो आप इसको लिख देना, एचसीएफ एलसीएम को हमेशा, एचसीएफ एलसीएम को हमेशा भाग करता है, ठीक है, हमेशा भाग करता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हर बार होगा। ये समझ में आ गया मैंने क्या कहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट और है, वो भी सीख के जाना है कि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर मैं एचसीएफ को एलसीएम से गुना कर दूं तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। आप करके देख लो। दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 18 और 12, है ना। तो आप यहां लिख लेना संख्याओं का गुणनफल। जब हम लोग संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 18 को 12 से, तो 18 दूनी 36, ये आएगा 18, 6 1 2, तो कितना आ गया, ये आ गया 216। जब मैंने इन दोनों नंबर को आपस से गुना करा तो 216 आ गया। अब क्या लिखोगे, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, 6, एलसीएम कितना है, 36, तो 6 को 36, 3 6 18 और 3 21। तो अब आप देख लो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 216, और एचसीएफ गुना एलसीएम कितना है, 216। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद करना है कि किसी भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर आता है। समझ में आ गया मैंने आपको क्या, बिल्कुल सिंपल है। देखो तीन चीजें हम लोगों को, चार चीजें सीख के जानी है। सबसे पहला हम लोगों को 12 और 18 का देखना है किस किस से भाग होता है। फिर ये देखो दोनों में कॉमन कौन है और उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, वो क्या है, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ए को भी भाग करता है और दूसरी संख्या को भी भाग करता है। फिर हमने क्या करा, 12 का पहाड़ा लिखा, 18 का पहाड़ा लिखा,
ये देखा दोनों में कॉमन क्या है, 36 है। तो 36 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसको दोनों भाग करते हैं वो कौन है, 36। इसलिए इसका एलसीएम कितना हो गया, 36। तो 12 भी 36 को भाग करता है, 18 भी 36 को भाग करता है। ये समझ में आ गया। तीसरी चीज हमने आपको सिखाई कि एचसीएफ एलसीएम को हमेशा भाग करेगा, पक्का है। और चौथी चीज, जब भी हम लोग एचसीएफ को एलसीएम से गुना करते हैं तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर वो होता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन फिर आप अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब हम लोग जो है इस एग्जांपल से देखते हैं कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमें मतलब तो समझ में आ गया। जब हम लोगों को 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ा तो मैं लिखूंगा नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा। 336 के ना टुकड़े तोड़ दो। 336 के टुकड़े तोड़ेंगे, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर जाएगा 7 से। ऐसे ही 54 के टुकड़े तोड़ो। जब हम लोग 54 के टुकड़े तोड़ेंगे, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से भाग करो, 3 में 27, फिर 3 से भाग करो, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, ऐसा बन जाएगा। तो अब इसको लिखो, क्या बनेगा, 336 बराबर होगा 2 की शक्ति कितनी आएगी, 1 2 3 4, 2 की शक्ति 4, फिर क्या आएगा 3 और गुना में क्या आएगा 7। फिर 54 को लिखो। जब 54 को लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना में 3 की शक्ति 3, ऐसा बनेगा। अब यहां से सबसे पहले निकाल लेंगे एचसीएफ और फिर निकालेंगे क्या, एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप ये देख लो इन दोनों में कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में आती है, कौन सी ऐसी चीज है दोनों में बैठी है। जैसे यहां 2 है, यहां भी 2 है, यहां 3 है, यहां भी 3 है। तो जो दोनों में आता है ना उसको सबसे पहले यहां लिख लो। जो भी दोनों में आता है उसको सबसे पहले यहां लिख लो। आसान है, लिख लिया। कौन कौन आता है, 2 आता है, 3 आता है। अब एचसीएफ में आपको वो लेना है जो सबसे छोटी शक्ति है। जैसे या 2 की शक्ति 4 है या 2 की शक्ति 1 है, तो 4 और 1 में छोटा कौन है, 1, तो आपको यहां लेना 2 की शक्ति 1। 3 की शक्ति 3 है, 3 की शक्ति 1 है, तो दोनों में छोटा कौन है, 1, तो आप लोग 3 की शक्ति 1। और इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 6। मैं दोबारा से बता रहा हूं, सबसे पहले आपको वो देखना है जो दोनों में आता है। तो दोनों में एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। एचसीएफ लिखते हुए आपको छोटी शक्तियां लिखना होता है। जैसे 2 की शक्ति 4 है, 2 की शक्ति 1 है, तो दोनों में छोटा कौन है, 1, तो 2 की शक्ति 1, 3 की शक्ति 1, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। समझ में आ गया। फिर एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, सारे नंबरों को एक एक बार लिखना है। जो भी नंबर दोनों में आते हैं सबको एक एक बार लिखना है। जैसे मैंने लिखा 2 को, फिर मैंने लिखा 3 को, फिर मैंने लिखा 7 को। 2 और 3 तो लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, एलसीएम लिखते समय सारे नंबरों को एक एक बार लिखना है। फिर हम लोगों को उसकी शक्तियां वो लेनी है जो सबसे बड़ी होगी। जैसे यहां 2 की शक्ति 4 है, यहां 2 की शक्ति 1 है, तो बड़ी कौन है, 2 की शक्ति 4। यहां 3 की शक्ति 1 है, यहां 3 की शक्ति 3 है, तो बड़ा कौन है, 3 की शक्ति 3। यहां 7 की शक्ति 1 ही है, तो इसको ऐसे रखो। तो 2 की 4 करेंगे तो 16, 3 की 3 करेंगे 27 गुना में 7, 16 की गुना 7 से करेंगे तो 112 गुना 27, 112 गुना 27, 7 दूनी 14, 8, ठीक है, 784। इसको लिखूंगा तो 224, 4 12 10 3, तो कितना आ गया, ये हमारे पास आएगा 3024। तो जो इसका एलसीएम है वो कितना आ गया, 3024 आ गया। दोबारा बताता हूं, एलसीएम लिखते समय सारे नंबरों को एक एक बार लिख लो। उसके बाद जो भी सबसे बड़ी शक्तियां हैं उसको लिख दो। अब आप क्या लिखोगे, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारे पास है 6 और ये कितना है 3024। गुना करो, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 तिया 18, तो ये आ गया 18144। अब आप लिखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो भी दोनों संख्याएं हैं उसका जो गुणनफल है वो क्या होगा। तो इसका गुणनफल लिखेंगे 336 गुना में 54, 6 चौका 24, 14 1 13, 5 6 30, 18 और 1 16, 4 4 11 8 1, तो
तो अब आप देख सकते हो जो एचसीएफ गुना एलसीएम है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। ये आपने को सिद्ध करना था। ठीक है, सबसे पहले टुकड़े तोड़ लो। एचसीएफ में ये देखो दोनों में कौन आ रहा है उसको लिख लो, जो भी छोटी शक्ति है उसको लिख दो। एलसीएम लिखते समय सारे नंबरों को एक एक बार लिखो, फिर इसकी जो बड़े वाली शक्ति है उसको लिखो। समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आपको अपने आप से ट्राई करने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे उन सारे क्वेश्चंस के साथ। वो आपके लिए एक्सरसाइज है, होमवर्क है, आपको अपने आप से करने हैं। ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और जितने फ्रेंड्स आपके रह गए अब तक उन सबको उस स्कूल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई को जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से चला सके। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।